कैफियत की महफिल में सर 15 अगस्त जो कि स्वतंत्रता दिवस है और सभी को शुभकामनाएं देते हुए फिर से मैं यही कहूंगा कि सर जिस तरह से आपने इस इंडस्ट्री में खुद के अपने विचारों को फिल्मों के द्वारा पेश किया है, लेकिन सर कहीं ना कहीं आपके जो कलाकार रहे हैं वो बहुत ही उस मुकाम पर थे उस वक्त, शायद उनको बात करना भी लोग एक डर होता है। तो सर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी के बारे में। उनका जिक्र पूरे इंटरव्यू में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो इतने सिंपल से सरल से हैं, वो कहीं भी Yes. आज भी कहते हैं मैं सीखता हूँ। तो सर उनके बारे में मुझे कोहराम से लेके मृत्युदाता दोनों फिल्में आपकी। देखिए, अमित जी के बारे में जितना भी बोलूं कम पड़ेगा, क्योंकि अमित जी ने मेरी 3 फिल्मों के मुहूर्त किए थे। अच्छा हाँ, लव मैरिज, आंसू बने अंगारे, आसमान से ऊंचा। अच्छा, वो आए थे, खुद आए थे आपके? यस यस, 3 क्या फिल्मों के मुहूर्त बात किए है। थे। और मंजी ने मेरी पहचान करवाई थी, मनमोहन देसाई जी ने मेरी अच्छा मेरी लव मैरिज की मुहूर्त की फिल्मिस्तान स्टूडियो में। मंजी भी आए थे, अमित जी भी आए थे। और मेरे को अच्छी तरह याद है, मंजी ने मेरा इंट्रो ऐसे करवाया था कि एक गुजरात का मनमोहन देसाई है अच्छा। अमित जी को। मैं बोला नहीं सर, क्या मैं मेहुल बात है को सर। आप ग्रेट है। सही है और सर, 3 मनमोहन देसाई के फेवरेट भी अमिताभ बच्चन रहे हैं, इसलिए यस यस। उन्होंने जी जी तो जी। उसके बाद फिर तीनों फिल्मों के मुहूर्त किए थे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अमित जी मेरे साथ फिल्म करेंगे या अमित जी के साथ मैं फिल्म करूंगा। ऐसे कभी लाइफ में सोचा नहीं था। पहचानते थे, पार्टी में मिलते जुलते थे, हेलो आए, ये सब था। लेकिन जब उनका कमबैक का टाइम था, जी तो कमबैक के टाइम पे अमित जी ने, मतलब एक फिल्म का ऑलरेडी मुहूर्त हो गया था। आमिर खान, अमित जी, माधुरी दीक्षित, आपको याद हो तो उस मुहूर्त में मैं भी गया था। और वो फिल्म डायरेक्ट करे थे इंद्र कुमार। इंद्र कुमार वॉज माई असिस्टेंट, अब्बास मुस्तान वॉज माई असिस्टेंट। मेरे काफी असिस्टेंट है जो डायरेक्टर बने, गुजरात में भी, इधर भी। तो अमित जी मेरे को एक बार मिले एक पार्टी में, तो मेरे को बोले कि सर कुछ हार्ड हिटिंग स्क्रिप्ट नहीं है आपके पास? मैंने सर स्क्रिप्ट तो है, लेकिन किसके लिए? तो बोलते मेरे लिए। मैंने आपका मुहूर्त तो हो चुका कमबैक फिल्म का। क्या बात है। तो मैं महानायक बोला, मेरे बड़े भाई के पास आके कहता वो सर, ग्रेट सर, पूरे हिंदुस्तान से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जी सर तो बोलिए। उसके बाद फिर मैंने बोला सर मेरे पास स्क्रिप्ट है, और कंप्लीट स्क्रिप्ट है। जी तो दूसरे दिन मेरे को शीतल जी का फोन आया, जो उनके काम संभालते थे उस टाइम पे। शीतल जी ने बोला कि सर को आपने कुछ स्क्रिप्ट के बारे में बात किया था, तो वो बता रहे थे कब। मैं आप पूछ लो कब सुनना है। तो बोले परसों ही आप आ जाओ प्रतीक्षा में। और मैं गया प्रतीक्षा में। बैंडी की भी स्क्रिप्ट थी मेरे पास, मृत्युदाता फिल्म की। मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुनाई उनको, एंड ही लाइक द फिल्म। वो खड़े हुए ऑन द स्पॉट मेरे को गले लगा एंड बोला आई एम डूइंग दिस फिल्म अच्छा। फर्स्ट। हाँ। क्या बात और है। एक बात उन्होंने बोली कि सर देखिए, आपकी जो भी प्राइस है वो फाइनल हो जाएगी, साइनिंग अमाउंट भी आपको मिल जाएगा, लेकिन एक बात आपको मैं बोलता हूँ कि मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊँ तब तक ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। अच्छा मैंने कहा कि सर हाँ, नहीं होगी मालूम। तो उसके बाद मेरी प्राइस भी फाइनल हो गई ऑफिस के थ्रू उनकी, एबीसीएल की। एंड मेरे को 11 लाख का साइनिंग अमाउंट का चेक भी दिया था। और चेक लेके मैं घर पे आया, घर पे बात किया। लेकिन फिर मैंने ऑफिस में ये बात किसी से छेड़ी नहीं। मैं बोला अमित जी जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक किसी को अपने को बोलना नहीं। और सोचिए अमित जी 1 महीने के बाद वापस आए। तो मैंने जब फोन आया उनका, उस टाइम पे मोबाइल आ गए थे, बोलते सर हेड्स ऑफ यू। मेरा क्यों? बोले आज तक न कोई पेपर में न्यूज आया है, न कहीं कोई मतलब है ही नहीं कि मैं आपके साथ फिल्म कर रहा हूँ। वरना मेरे को मिल के लोग जाते थे और फिल्म पेपर में आ जाता था अनाउंसमेंट कि आई एम डूइंग दिस फिल्म, ही इज डूइंग माय फिल्म। तो मेरा सर आपको एक बात बताऊं, मेरा आपने जो चेक दिया था ना 11 लाख का आपकी कंपनी ने, वो मैंने आज तक बैंक में नहीं डाला। बोले क्या बात कर रहे हो? मैं बोला हाँ, अगर मैं ऑफिस में जाके अकाउंटेंट को दे देता और वो एबी सेल देखता, साइनिंग अमाउंट का चेक था, तो पूरी इंडस्ट्री में मालूम हो जाता। जी बोले जी। अब मैं आ गया हूँ, हम लोग फोटो शूट करेंगे एंड वी विल स्टार्ट द क्या शूटिंग। इस बात है, तरह से क्या बात है। पहली फिल्म अमित जी की कमबैक। तो मैं अपने आप को उस मामले में लकी मानता हूँ कि देखिए राज साहब ने 5 साल के बाद जब कमबैक किया, तो पहली फिल्म मरते दम तक की थी। बस एकदम सच्ची। उसके बाद अमित जी ने भी कितने सालों के बाद जब कमबैक किया, तो पहली फिल्म मृत्युदाता। सर मैं तो एक बात और कहूँ सर, थोड़ा सा जी मुझे जी इजाजत दीजिएगा। बड़ा भाई बोला है तो सर कहीं ना जी कहीं मेरी भाभी माँ का भी तो यहाँ पर रोल है कि आपने भाभी को बताया, भाभी श्री को, उन्होंने भी किसी से नहीं कहा। उनको भी सर मैं यही कहूंगा कि आपका कहते हैं ना शायर बन के आपके साथ चली है, और गुजरात से निकल के मुंबई तक आकर भाभी श्री ने आपका साथ दिया।
और इस जगह पर भी जो मैंने आपने किस्सा बताया कि मैंने घर में बताया कि वहां पर भी तो उन्होंने साथ दिया ना आपका, तो उनको भी तो हाँ जी। सल्यूट किया जाता है सर, सचमुच। Yes, yes. और है ना सर। तो मैं सर ये कहता हूँ कि जैसे आपने कहा, मैं कैफियत में कभी भी ये स्क्रिप्ट तो होती भी नहीं है, दिल की बात है। सर जब एक व्यक्ति वहां सर स्टेज पर अपना वहां एक्टिंग करता है, स्टेज को आत्मसात करता है, स्टेज पर अपनी सारी चीजें दिखाता है, लेकिन सर मुझे अभी तक पूरे इंटरव्यू में एक बात समझ में नहीं आई। वो इस मुकाम पर पहुंचा जिस मुकाम को देखने के लिए, छूने के लिए शायद लाखों लोग चाहते हो, और 135 करोड़ लोगों के आज जो जहन में है सर, वो एक्टिंग करते करते जो आपने जिक्र किया कि मैंने एक्टिंग करी और कैमरे तक आया, सर थोड़ा ये सर मैं फिर दोबारा से रिकलेक्ट कर रहा हूँ सर, वो वहां तो कैमरा तो होता नहीं है, वहां तो सिर्फ एक्टिंग होती है और डायरेक्शन होता है। तो इतना कॉन्फिडेंट मेरे बड़े भाई के पास था, वो सर वो कैमरे की आंख बनना, मतलब एक जो डायरेक्टर मैं वहां ले जा रहा हूँ वहां तक लाना और उसके बाद महानायक तक जाना, सर इस पूरे पूरे सफरनामे में, क्योंकि सिर्फ एक ही बात थी आपके पास, एक ही बात थी कि सर वो कैमरे का लेंस था ना सर, जो आपका वो सबसे आगे, उसके पीछे एक चीज थी, बता दो सर उसका नाम, सर मुझे मालूम है, वो सर थी ईमानदारी। उसका सर कवर था ईमानदारी का, वो ईमानदारी का कवर सर आपने हमेशा सबसे पहले जब खोला ना तो वो लगा दिया। तो सर हो सकता है सर वही है सर। है, डेफिनेट है वो। देखिए सर्टेन चीजें जो लाइफ में हमेशा काम आती है, हमारी इंडस्ट्री में देखिए लोग सक्सेस भी पाते हैं, फिल्में फ्लॉप भी होती है, हिट भी होती है, चले भी जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे असिस्टेंटों को भी बोला है, मैं बोला ये इंडस्ट्री ऐसी है कि हमारे दिल में जो है, हमारे कहानी में जो बताना है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री एक आईना है समाज का। तो मैं बोला ऐसा कुछ बना के जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुमको याद करें। वाह, क्या एक बार बात है, मैंने क्या बात है, क्या बात है। एक बार मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था, मेरे को किसी ने पूछा था, बोले जी सर आज आपके हिसाब से बोलते हैं कि मेकर कौन है। तो मैंने बोला मेकर जो भी थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब जितने भी हैं वो दे आर प्रपोजल मेकर। सिर्फ एक या दो नाम है, मैं बोला मैं वो नाम नहीं लूंगा, एक दो नाम है जो मेकर है, जी जी लेकिन वो भी प्रपोजल में मानते। पहले के डायरेक्टर प्रपोजल कभी नहीं बनाते थे, वो मेकर थे। तो मेकर अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं बोला। इसीलिए आज देखिए कोई फिल्म याद नहीं रहती ना लोगों को, क्योंकि प्रपोजल बन जाती है। राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, ये सब जो भी मतलब जिसमें जिस तरह से रखना है, कंपनी वाले बोलते हैं उस तरह से रख लेते हैं। फिल्म बनती है, रिलीज होती है, चलती नहीं। आज मतलब मैं हमेशा मेरे बच्चों को भी बोलता हूँ कि देखिए मैंने लाइफ में मेरी 2 फिल्में तो ऐसी है जो मेरे जाने के बाद भी लोग मेरे को याद करेंगे। तो वो एक सबसे बड़ी बात, मेरे असिस्टेंटों को भी मैं बोलता हूँ कि तुम साल में नहीं, लाइफ में एक फिल्म ऐसी बना के जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुमको याद करेंगे। बोला तो तिरंगा एंड क्रांतिवीर 2 फिल्में मेरी लाइफ की ऐसी है कि वो मतलब जाना तो सबको है, लेकिन जाने के बाद भी लोग इस 2 फिल्मों से मेरे को हमेशा याद करेंगे। सर आई एम हैप्पी। मैं पिछले इतने टाइम से मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ सर, मैं जो कंक्लूजन निकाल रहा हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े महान, इधर भी महान, उधर भी महान, सामने महान, पीछे महान, सब तो आप महान लोगों से घिरे रहे हमेशा। और सब दूसरी बात यह है कि वहां जो कितना अहम ईगो, वो भी कहीं ना कहीं तो हो जाता है सर एक जगह पहुंच के। तो वो सब चीजें होने के बावजूद भी कहते हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। पूछना है तो मेरे राहुल भाई से पूछो, पूछना है तो राहुल भाई से पूछो, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है। आपने हमेशा, मैं तो यही कहूंगा कि जब भी आप एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए स्टोरी राइटर रहे होंगे, तो वहां आपने जो भी बात कहनी है बहुत सलीके से कही होगी। ऐसा कोई वाकया आपको याद आता है कि कहीं कुछ ऐसा होने जा रहा था कि आपकी एक बात से सारी चीजें बदल गई? मतलब शूटिंग के दौरान की बात जी कर जी रहे जी, हो कि क्या? शूटिंग शूटिंग की बात। देखिए मरते दम तक का मैं आपको किस्सा सुनाऊं। जी मरते मैं हमेशा, मेरी मोस्टली फिल्में जितनी भी हुई है, तो मैं क्लाइमेक्स पहले शूट करता था हमेशा। जी तो जो आर्टिस्ट मेरे साथ पहली फिल्म करेगा उसको लगता था यार क्लाइमेक्स पहले क्यों शूट कर रहा है ये आदमी, क्लाइमेक्स तो एंड में शूटिंग होती है, पिक्चर कैसी जी बनेगी जी देखेंगे, डिस्कस होगा। उस टाइम पे ऐसे होता था। तो राज साहब को मैंने जब बताया ना, तो राज साहब के पास स्क्रिप्ट थी, तो बोलते मेहुल फर्स्ट शेड्यूल तुम क्लाइमैक्स करना चाहते हो? मैंने हाँ क्यों सर।
तो बोलते क्लाइमेक्स, मैं बोला सर अपनी फिल्म में स्क्रिप्ट एज इट इज लिखी हुई है, सीन वाइज है, क्लाइमेक्स डिटेल में लिखा हुआ है, उसमें कोई चेंज होना नहीं है, तो क्लाइमेक्स पहले शूटिंग क्यों कर रहे हो? तो मैंने बोला राज जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, क्लाइमेक्स अपना कॉस्टली है, मिला 4-5 गाड़ियां ब्लास्ट होने वाली है, जूनियर आर्टिस्ट इतने हैं, फाइटर इतने हैं, तो जनरली क्या होता है कि लास्ट में क्लाइमेक्स कर दें तो प्रोड्यूसर की कभी फाइनेंशियली हालत खराब होती है, कभी फंड का प्रॉब्लम होता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज करने की बात करते हैं, नहीं यार 4 गाड़ियां नहीं, 2 ही गाड़ियां बड़ी ब्लास्ट गाड़ी। करो, 500 जूनियर आर्टिस्ट मत बुलाओ, 100-150 में काम पटा लो, तो ये सारी चीजें आती है। तो मेरे को बोले मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज के बाद तुमको क्लाइमेक्स करो शूटिंग, आई एम देयर। तो ये हैट्स कन्विंसिंग ऑफ, वाली हैट्स ऑफ मेरे भाई, हैट्स ऑफ। क्या बात है। ये इंडस्ट्री को एक नया नया एक कहते हैं कि एक पाठशाला, मेरा भाई पाठशाला है कि जिसने की ये शिक्षा दी कि जहां पर जो चीज जरूरत है वो ही होनी चाहिए, और उसका तरीका उसका कैसे भी हो, लेकिन उसका उद्देश्य कहते हैं कि मछली की आंख रहनी चाहिए, बाकी आपका तरीका क्या है ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत सही, आप बताइए। और अमित जी के बारे में देखिए, अमित जी के बाद में फिर मेरी होम प्रोडक्शन कोहराम स्टार्ट की। जी जी। तो कोहराम के टाइम पे मतलब अमित जी एंड नाना पाटेकर, वापस सब लोग बोल रहे थे मेहुल भाई यार अमित जी के साथ फिर आप नाना को ले रहे हो, मेरा सब्जेक्ट वैसा है उसमें दोनों फिट है। अमित जी ने कहानी सुनी, अमित जी बोले कि सर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके दोस्त को पूछ लीजिए। मैं बोला सर नहीं, उसको नहीं होगा। आपको दोस्त को पूछ लीजिए, मतलब वो हाँ तो दोस्ती तक आ गए थे नाना जी आपके, हाँ मतलब कि आपको हाँ बहुत तो प्यार मैं करते बोला, थे। हाँ तो मैं बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोले मैं तो इसके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ। मैं बोला वो भी आपके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, हम लोग दोनों सेकंड टाइम काम कर रहे हैं। जी तो स्टार्ट हुई कोहराम भी, और कोहराम भी शेड्यूल के मुताबिक स्टार्ट हुई, शेड्यूल में बनी। और अमित जी के बारे में मैं ये कहूंगा, मैंने इतने आर्टिस्ट मोस्टली सब बड़े स्टारों के साथ मैंने काम किया है, अमित जी का एक ये है कि मतलब टाइम के पंक्चुअल, सरेंडर टू डायरेक्टर, कोई इंटरफेयर नहीं। एक बार उन्होंने स्क्रिप्ट सुन ली सीन वाइज, कॉस्ट्यूम डिस्कस कर लिए, उसके बाद उनका कोई इंटरफेयर नहीं रहता, और कभी सेट छोड़ के वो मेकअप वैन में नहीं बैठते, अच्छा। जो बहुत कम। हाँ आजकल के आर्टिस्टों का क्या, एक शॉट ओके हुआ सीधे रूम में चल, वो हमेशा बैठते। कभी मैं बोलूँ सर मेरे को ये दूसरा शॉट लेने में टाइम लगेगा, आप रूम में जा सकते हो, बोलते मैं यहाँ बैठू तो आपको कुछ एतराज है? मेरे को कोई एतराज नहीं है। तो बोलते हैं, फिर बाद में मैंने एक बार उनसे बात की, ना सर आप सेट छोड़ के क्यों नहीं जाते? तो बोलते देखिए आप दूसरे आर्टिस्ट का शॉट ले रहे हो, मेरे रिएक्शन वो क्या बोल रहा है वो मैं देख रहा हूँ, अब अच्छा। उसका जवाब देना मेरे को है। अब देखिए इतना इन्वॉल्वमेंट है, आज इस एज में भी वो आदमी चल रहे हैं, तो कितने प्लस पॉइंट होंगे उनके, कि सेट छोड़ के मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि सामने वाला आर्टिस्ट क्या बोल रहा है, उसका जब मेरा क्लोजअप लोगे तो मैं उसकी एक्टिंग को ध्यान में रख के रिएक्शन दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तो क्या ये बात है। सारी चीजें मतलब सुनिए। तो उसके बाद वो और दूसरे प्राण साहब थे, प्राण साहब के साथ तो मैंने एक ही फिल्म की थी, मृत्युदाता, और वो उनकी लास्ट फिल्म थी। तो प्राण साहब भी सेट छोड़ के नहीं जाते थे कभी, अच्छा। उनका भी वही था। यस। अरे तो वाह। पुराने आर्टिस्ट का ये था, अब मतलब पूरा टोटली चेंज हो गया, इसलिए वो कैरेक्टर में। अब नाना का, मैं क्रांतिवीर का एक सीन सुना मैंने, क्रांतिवीर में नाना को बोला था कि नाना देख ये मेरा कैरेक्टर है, नहीं झोपड़पट्टी का कैरेक्टर है, खटिए पे सोता है, तो तेरे कॉस्ट्यूम कोई नए कॉस्ट्यूम नहीं बनेंगे अच्छा। पूरी फिल्म में, मतलब तू जो भी पहनेगा ने, वो तू तेरे पुराने कपड़े हमको दे दे, हम तेरे को उतने नए बना के देंगे, और चप्पल भी तेरे घर से पहन के जो तू पहनता है वो लेके आना। और पूरा उतना पूरा देखिए पूरी फिल्म में नो उसका आयरन, कोई उसके कपड़े धुले हुए नहीं, वही कपड़े जो पहनता था वही कपड़े हम लाते थे, आयरन भी नहीं होती थी, वही कपड़े पहनता था उस कैरेक्टर। आप देखिए पूरी फिल्म में वो दिखता है कि वो सचमुच झोपड़पट्टी का कैरेक्टर है, यहीं रहता है, यहीं खाता है, इधर ही सोता है। तो ये इन्वॉल्वमेंट ये आर्टिस्टों का था, इनके प्लसमेंट ये सारी चीजें हैं। आज किसी आर्टिस्ट को बोलो कि नहीं यार, नहीं यार ऐसे कैसे कैरेक्टर में मैं खुद के कपड़े पहनूंगा, तो वो कैरेक्टर में इतना इन्वॉल्व होते थे, तभी वो रिजल्ट आता था, लोग याद करते हैं आज भी उनको। अमित जी का भी वही है। और डूबना। अमित जी का दूसरी एक बात बहुत प्लस पॉइंट में बोला जी जी। कि जी, कि अमित जी हमेशा मतलब जिनके साथ रिलेशन रखते हैं ना, वो लाइफ टाइम के रिलेशन होते हैं। आज भी मतलब वो कहीं भी रहेंगे, एक एसएमएस करूंगा मैं या फोन करूंगा, विथ इन 15 मिनट्स उनका एसएमएस आएगा या उनका जवाब आ जाएगा। ये वाह। बहुत कम लोगों में है। वरना हमारे यहाँ तो क्या, हमारी जो दोस्ती है वो फ्राइडे टू फ्राइडे की है। ये फ्राइडे आप हिट है तो सारे आपके दोस्त है, अगले फ्राइडे आपकी फिल्म पिट गई तो सारे दोस्त गुल हो जाते। क्या बात। लेकिन सर्टेन आर्टिस्ट ऐसे है जो आज भी मतलब
दोस्ती रखते, दोस्ती निभाते, रिलेशन में मानते, ये सब चीजें है जो अमित जी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सर इससे पहले सर अली भाई मेरे साथ आए थे, अली भाई को जानते होंगे आप। तो अली जी, भाई भी काफी क्लोज रहे हैं अमित जी के, और उन्होंने बहुत सारी यस फिल्म। यस। सर सेम अल्फाज, मतलब समझिए कॉपी कॉपी चल रही है एकदम। मतलब उन्होंने भी अमित जी के लिए यही कहा कि रिश्ते निभाने जानते हैं। बोले अगर कोई यस भी, यस। मेरी बेटी की शादी थी, मेरे बेटे की शादी थी, कहाँ शूटिंग में था और कहाँ वो आए हैं मुझसे, मतलब फ्लाइट से पहुंचे, अटेंड करी, फिर मॉर्निंग में निकले, और जबकि शूटिंग से तुरंत ही आ गए थे। सर यही तो सर खासियत है कि आज वो आदमी इस पड़ाव पे होने के बावजूद भी सर उस बड़े मुकाम पर है और महानायक। भाई यस। और वो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वो एक हिस्ट्री है, वो कभी खत्म नहीं होगी जी सर बिल्कुल सही। उनकी। मतलब जब तक बोलते हैं ना कयामत रहेगी, तब तक अमित जी का नाम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने मेरे वाला। राहुल भाई का भी, मेहर भाई का भी नाम रहेगा। मेरे मोहन भाई, आपको सचमुच मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से आपने इस इंडस्ट्री को जिया है, और जिस तरह से इस इंडस्ट्री को मेहर भाई आपने जिस तरह से इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है, इस इंडस्ट्री से पूरे हिंदुस्तान को देखा है, सचमुच आपका नाम भी बहुत इज्जत से लिया जाएगा। मेहर भाई, मैं एक बात और कहना चाह रहा था। अब मैं जी थोड़ा सा कैफियत को, मतलब कैफियत के रूप में आता हूँ। मेरा बड़ा भाई, जिसका एक बहुत खूबसूरत परिवार है, भाभी को मैं नमन कर चुका हूँ, प्रणाम कर चुका हूँ, एक लक्ष्मण के रूप में सीता को नमन कर चुका हूँ। मेरे भाई, बेटी जो कि आपकी, मैं जिक्र करूँ, एक क्रांति वीर का एक आपने जो नए रूप में पेश किया था, और वो भी मैं दर्शकों को एक बात फिर बताना चाहूंगा कि मेरा बड़े भाई से बातचीत 20-25 बार हुई है, लेकिन एक बार भी पर्सनल बातें कभी नहीं हुई। सिर्फ उनकी आवाजों को सुन के कान मेरे शाही स्नान होते थे कान के। इतना प्यारी बोली, इतना सहजता मेरे भाई की। और कभी भी आज तक ये नहीं हुआ कि फोन नहीं उठा या उठा, एक बार उठा, अरे सतीश भाई थोड़ा देर बहुत, मतलब इतना 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 प्यारा इंसान। मैं अब उसके संस्कार जहां पहुंचे हैं वहां की बात कर रहा हूँ। सर बेटी आजकल कहाँ पर क्या कर रही है आपकी? वो अभी मैरिज करके कनाडा सेट हो अच्छा। गई है, यहाँ पे है नहीं। यस। और अच्छा। वहां पर भी मतलब उसके अभी चल रहा है, फिल्म का ही प्लानिंग है। सी अच्छा क्या बात है। विल डायरेक्ट द मूवी। अच्छा अच्छा। वहां पे उसका हाँ पूरा प्लानिंग वो चल रहा है। एंड सी इज हैप्पी। मतलब वो फिल्म में उसने बहुत अच्छा, हालांकि उसने चाइल्ड आर्टिस्ट में काफी काम किए थे, क्रांतिवीर में भी वो थी, धर्म जी, छोटे धर्म जी का रोल भी उसने किया था, अच्छा। माधुरी की बेटी भी आंसू बने अंगारे में थी, और कोहराम में अमित जी की बेटी बनी हुई अरे क्या बात है। है। क्या बात है सर, तो क्या। अमित जी, सोचिए उसका जब मुहूर्त हुआ था, ऐसा मुहूर्त कभी मतलब फिल्म इंडस्ट्री में होना बहुत मुश्किल है। अमित जी आए, वो भी आउट ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, और बोले वो मेरी लड़की है, मैं आऊंगा। अमित जी आए, अमित जी ने दिया जलाया, डिम्पल क्या जी ने नारियल फोड़ा, और नाना ने क्लेप दिया। क्या बात है, क्या बात है। और काफी इंडस्ट्री वाले उस दिन आए थे मुहूर्त पे, लेकिन ये यादगार मुहूर्त था। जी। लेकिन वो फिल्म पता नहीं, इतनी अच्छी फिल्म थी, वो टाइम शायद खराब था, लोगों को पसंद नहीं आई। वरना उसमें वही पॉइंट थे जो आज भी हमारे देश में चल रहे, अच्छा। यंग जनरेशन पूरा। यस, देखो आप फिल्म अभी भी मतलब सारी सर देखिए क्या करंट। बताऊं सर, सर क्या होता है कि कभी कभी सर कहते हैं कर्म के साथ भाग्य भी काम करता है। तो यस यस डेफिनेट। हो सकता है कि ईश्वर ने कुछ और लिखा है। सर ये सच है सर, एक बात और आपको बता रहा था। अमित जी की बात चल रही है अभी। सर मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ, वहाँ जी शेरवुड में पढ़े हैं अमित जी। और वो जब वहाँ हाँ पर एक नाटक कर रहे थे, तो उस दिन उनको तबीयत खराब हो गई थी और वो कर नहीं पाए। तो उनके पिताश्री बैठे थे, हरिवंश राज जी और तेजी जी बैठी थी, और ये बहुत रो रहे थे। वहाँ नाटक चल रहा था, क्योंकि इसलिए नहीं कर पाए तो क्योंकि वो बीमार पड़ गए थे। तो उनके पिताजी ने कहा था, जो तुम चाहते हो नहीं हो रहा है तो रो रहे हो, जो ऊपर वाला चाहता है उसके बारे में भी तो सोचो। और ऊपर वाला चाह रहा था कि वो महानायक बने, वो यस। महान। तो इसके सर यही है कि हो सकता है उस मेरी प्यारी सी, मैं तो यही कहूंगा कि भतीजी को उस दिन सफलता ना मिली हो, लेकिन आने वाला भविष्य उसका है। क्योंकि जिस तरह से वो कनाडा में रहे, खुश रहे, तो क्या वो हिंदी मूवी बना रही है? हिंदी, इंग्लिश, ऐसे हिंदी का ही प्लान है उसका। जी। लेकिन शूटिंग वहां पे होगी, इंडिया में भी हो सकती है, वहां के इंग्लिश वर्जन भी बन सकता है, ऐसे दोनों प्लानिंग अभी चल रही है। फाइनल होते होते शायद 1-2 महीना लगेगा, और लेकिन एवरीथिंग इज स्मूथली गोइंग ऑन। सर तिरंगा जो आपका मिशन तिरंगा है, उसमें कहीं उनका है कि मैं भी साथ में आपके कहीं इन्वॉल्व ये मिशन तिरंगा एक्चुअली मैं इस 15 अगस्त को स्टार्ट करने वाला था, करूं? लेकिन हालात ऐसे हुए, बड़े आर्टिस्ट को सुनाया था, सब्जेक्ट भी अच्छा लगा था, एवरीथिंग वाज फाइनलाइज।
फिर मार्च 15 को लॉकडाउन आ गया, उसके बाद अभी तक सब कुछ बंद है। तो अब किसी से बात कर भी नहीं सकते, उस टाइम पे सब बातें हो चुकी थी हमारी। और बहुत अच्छा मतलब आर्मी बेस करंट टॉपिक पे वो सब्जेक्ट है, और मिशन तिरंगा टाइटल है उसका। और वो अब देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे मोस्टली। अब ये साल तो चला गया ऐसे ही सब सर हालात में। 15 जनवरी को शुरू करेंगे सर हम लोग, सर पंद्रह अब जनवरी को देखो शुरू क्योंकि करेंगे। 15 जनवरी कर सकते हैं, क्योंकि अभी डेटों का थोड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि पुरानी पुरानी फिल्में जिनकी थी आर्टिस्टों की वो सारी रुकी हुई है। तो अभी डेटें सारी उनको कंप्लीट करने में पहले जाएगी, अब नई डेट मिलेगी। तो शायद जनवरी में 26 जनवरी को कुछ हो गया छब्बीस सब जनवरी कुछ को सही। करेंगे सर, 26 जनवरी को, सॉरी 15 कह रहा हूँ, यस 26 जनवरी को शुरू करेंगे सर। और मैं सर आपको बताऊं कि आज आप जी। याद रखिएगा वक्त भी, 15 अगस्त का सर वक्त है अपना। और ईश्वर से सर सुपर डुपर हिट है सर। और जिस दिन सर ये मूवी रिलीज होगी सर, मैं आपके छोटे भाई के रूप में वहां पर होऊंगा और आपका एक छोटी सी बाइट दूंगा सर, ये मेरा वादा है। अगर आप इजाजत देंगे तो उस दिन यस मुंबई आऊंगा और आपसे जरूर मिलूंगा, क्योंकि मुझे उस दिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होगी कि आज 15 अगस्त को मैंने अपने भाई का मिशन जो था, उस मिशन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ सर, लेकिन इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना बड़ा व्यक्तित्व अगर शहजाद भाई ने जो मेरे को आज शुभकामनाएं देके, आशीर्वाद देके इस भाई से मिलवाया है, मैं तो यही कहूंगा सर कि आज अगर दुनिया में कहीं सच्चाई का मिरर लगा के, अगर सच्चाई का कैमरा में अगर आगे लेंस लगा के कोई भी काम किया जाए, चाहे आंखों में हो, चाहे वो लेंस हमारे कैमरे में हो, अगर किया जाए तो सचमुच सर ईश्वर सर देखता है। हम कहीं भी रहे सर, ईश्वर हमेशा देखता है सर। मैं तो यही कहूंगा सर आगे बढ़ के कि हमारे जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, जरा सा कतरा अगर आज कहीं उभरता है, तो समंदर की लहरों से बात करता है। खुली छत के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है, कोई तो यस है जो हवाओं के पर कतरता है। और सर आप आ गए हो तो चांदनी इतनी खूबसूरत सी बातें हुई हैं, नहीं तो रोज रोज इतनी प्यारी बातें इस चांद की हमारी जिंदगी में इतनी खूबसूरत पल कहाँ आते हैं सर। मैं तो यही कहूंगा सर कि आपने आज तक जो भी किया सर, एक जाते जाते एक चीज पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अगर पावर हाउस अगर मैं नाम दूं, तो उससे आगे बढ़ के सर बोलता हूं कि पाउस ब्रिगेड सर होता है ना सर, कि बहुत सारी चीजें उसमें, इधर भी तार है, इधर भी तार है, वो बड़ा सा होता है सर, वो मेरा भाई है। आज तक हिंदुस्तान में लिखना, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, तीन चीजें सर कहाँ है सर, कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। तो सर मैं जानना चाह रहा था कि जो फिल्म बनती है, आज श्रोताओं को, दर्शकों को ये पहली बार आज शायद पता चलेगा कि जो फिल्म बनती है उसमें सर ये जो पार्ट होते हैं तीनों, सर इस पे आपस में जो बुनना होता है वो कैसे? मेन यही है। देखिए मैंने एक बार मेरे स्टूडेंट का पूरा सेमिनार था, उसमें भी ये बात बोली थी कि आपको सक्सेसफुल डायरेक्टर बनना है तो आपको राइटिंग का सेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको फोटोग्राफी का सेंस होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद एडिटिंग का सेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो फिल्म जो बनती है, राइटर जब लिखेगा तो वो मतलब, कभी कभी क्या होता है, राइटर अपने इमोशंस में आके इमोशनल सीन 10 पेज का लिख देता है, डायरेक्टर के पास जाता है, वो शूटिंग कर लेता है 10 पेज की, उसको राइटिंग का सेंस नहीं है, तो बाद में लास्ट में वो सीन बोरिंग लगता है तो काटना पड़ता है एडिटिंग में। तो अगर उसको राइटिंग का सेंस है तो बोलेगा नहीं यार, इतनी डायलॉग बाजी की जरूरत नहीं है, 4 डायलॉग में भी ये बातें हम बता सकते हैं। मैं इधर आगे और बढ़ के बोलूं सर कि सर कटिंग कम हो जाती यस, है अभी ना? कितनी फिल्में आप देखिए, कोई फिल्म 3 साल में बनती है, कोई 2 साल में बनती है, मेरे एक्सपोजर भाई इतना की हो 6 साल जाता है। में, मेरे भाई की हाँ, 6 महीने में, सॉरी, मेरे भाई की 6 महीने में बनती है। तो ये सारी चीजें क्या अगर बात आप है, क्या बात देखोगे तो है। ये 4 चीज डायरेक्टर के लिए बहुत जरूरी होती है। और ये 4 चीजों का जिसको सेंस होता है ना, वो मोस्टली सक्सेसफुल डायरेक्टर होता है। आप देख लीजिए हिस्ट्री उठा के, वरना एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम नहीं है तो कटिंग उल्टी सीधी होगी, फोटोग्राफी इतनी मालूम नहीं, तो कभी कभी इमोशनल सीन भी मतलब आप ऐसे पिक्चराइज करेंगे कि जिसमें इमोशंस कहीं दिखेंगे ही नहीं। मेरा एक दोस्त डायरेक्टर था, नाम नहीं लूंगा, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। हम लोग एक बार शूटिंग कर रहे थे, उनकी भी शूटिंग चल रही थी, तो मतलब पूरा रोड गीला किया हुआ था, फिल्म सिटी में शूटिंग चल रही थी उनकी, हेलीकॉप्टर शॉट्स था, और नीचे मतलब 2 दोस्त मिलते, उनका इमोशनल सीन था। तो मेरी भी शूटिंग दूसरी चल रही थी, तो मैं मिला, मैं बोला ये क्या कर रहे हो, तो बोलते नहीं फोटो। मैं बोला यार तुम बोलते सीन इमोशनल है, 2 दोस्त मिल रहे, अब हेलीकॉप्टर से तुम दिखा रहे हो, शॉट्स ले रहे हो, हेलीपैड, पूरा रोड गीला किया हुआ, नाइट है, वो चमकेगा, तो उधर लोगों का ध्यान लेके क्यों जा रहे हो, इमोशंस है तो क्लोज वर्क करो ना।
तो उसकी जब फिल्म रिलीज होती थी तब मेरे को बोलता था, बोले मेहुल भाई यार एक बार ट्रायल देखने आना ना। मैं अभी तेरी ट्रायल देखूंगा तो उसमें विजुअल ज्यादा होंगे, सीन नहीं होंगे। तो वो वही बोलता था, मैं ऐसे सीन, मैं बोला यही सब चीजें, सीन इमोशन से तो उसको वैसे ट्रीट करो, अगर रोमांटिक सीन है तो वैसे को विजुअल वहां दिखाओ जहां विजुअल दिखाना है। अब देखिए आज भी इंग्लिश पिक्चरें कितनी आती है जिसमें क्लोज वर्क ज्यादा होता है। आप यश जी की फिल्में पुरानी देख लीजिए, पुराने मेकरों की फिल्में देख लीजिए, क्लोज ट्रीटमेंट। कैमरा क्लोज होता है। यस। अब आज विजुअल में चले जाते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट, हेलीपैड से लेंगे, अब सीन इमोशनल है, उसको तुम हेलीपैड से शूट कर सर रहे हो, मुझे हेलीकॉप्टर। याद आया सर, ये आपके जैसे मुनीर खान साहब वैसी बाबू भाई मिस्त्री, मतलब शायद जी आपको मालूम, वो लोग भी सर मतलब यस। कैमरे को तो उसका इफेक्ट उसमें बहुत करीब से दिखाते थे। हाँ, राज कपूर साहब के साथ उन्होंने बहुत काम किया है और जबरदस्त काम तो किया। ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। बाकी देखिए फिल्म मेकिंग है वो मतलब गॉड गिफ्ट है। मैं एक बार गुजरात के एक अवार्ड फंक्शन में चीफ गेस्ट था, तो चीफ मिनिस्टर वहां पे उस टाइम पे जो थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो मेरे को पूछते, बोलते मेहुल जी डायरेक्टर बनने के लिए क्या कुछ पढ़ाई या कुछ कोर्स करना पड़ता है, कुछ है कुछ? मैंने सर, मैंने हंसते हुए जवाब दिया, राजनीति एंड फिल्म इंडस्ट्री ये दो में कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। मैं बोला हंसने लगे, बोले क्यों? मैं बोला ये क्रिएटिव काम है मेरा, यहाँ पे गॉड गिफ्टेड ही। अगर कुदरत ने आपको जो, चाहे एक्टिंग का हो, चाहे डायरेक्शन का हो, चाहे फोटोग्राफी का हो, चाहे कुछ भी, साउंड इंजीनियर, सारे क्रिएटिव जॉब है। क्रिएटिव जॉब आपको कुदरत गिफ्ट में देती है। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, उसको प्रेजेंट करने की आपकी स्टाइल, ये सारी चीजें, और फिर वापस आपका नेचर। अगर नेचर अच्छा है तो आप लॉन्ग लाइफ काम कर सकते हो। अगर आपका नेचर, एक दो फिल्म हिट हुई, आप अपने आप को बचा नहीं सके, आपका दिमाग आसमान पे चला गया, तो वापस घर पे भी बैठ जाते हैं। ऐसे भी कितने लोग आए। भाई मैं और जो अपनी लोग, जिंदगी में एक सीन अभी तक मैं नहीं भूल पाया, या दुनिया नहीं भूल पाई, या हिंदुस्तान नहीं भूल पाया, या मध्य प्रदेश नहीं भूल पाया, या इंदौर नहीं भूल पाया, या मेरा पड़ोसी नहीं भूल पाया, वो सीन कैसे लिख दिया था वो उंगली पर पत्थर मारने वाला, वो आज तक सर, आज भी अगर कॉमेडी का सीन होता है तब उसमें होता है, यदि कोई नाना की एक्टिंग होती है तो वो सीन होता है, आज कहीं भी अगर जिक्र होता है तो वो सीन, नाना को लेके कहीं भी एक्टिंग होती है, मतलब अगर कॉमेडी की yes, मिमिक्री की जाती है, तो सर वो कैसे था, मतलब थोड़ा बताएंगे? वो सीन देखिए सर सर पिक्चर में एक एक सर सर एक चीज और, जी मैं बड़े भाई के पैर छूते एक ही बात कहूंगा कि वो सीन में जो बारीकियां थी वो बता दी, क्योंकि सच मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोग सीखेंगे उसे, क्योंकि वो सर कितनी बारीकी है, एक एक शब्द उसमें, जबकि सरल है वो, लेकिन yes, उसका जो अंदाजे बयां है, ऐसा लगता है जैसे एक शायरी चल रही है, वो शायरी जहन में उतरती जा रही है हर पल, और वो उतर के हमारे कहते हैं ना झिझकोरना, मतलब सर कहते हैं यूं पकड़ के हिलाना, एक शायरी सर होती है ना, वो है सर, yes, थोड़ा बताएंगे? तो वो क्रांतिवीर का जो सीन है, इंटर राइट्स के बाद पूरा हंगामा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद ये सीन था जिस झोपड़पट्टी, मतलब हम लोग ने सेट लगाया था चांदीवली स्टूडियो में, वहां पे हम लोग शूट कर रहे हैं। अब देखिए उसमें 500 जूनियर आर्टिस्ट थे। अच्छा। अब ये जब सीन चल रहा था ना, वरना जूनियर आर्टिस्ट को सीन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो बातें करते रहते हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, वो अपने उसमें लगे रहते हैं। जब स्टार्ट साउंड बोलेंगे तो चुप हो जाएंगे, वापस बोलना चालू हो जाता है उनका। उस सीन को मतलब पिक्चराइज किया, तब तक पिन ड्रॉप साइलेंस। अच्छा। तो नाना को मैं तभी बोला, मैंने नाना देख, ये रिएक्शन पब्लिक के है, ये जो बैठे हुए ना वो हमारी ऑडियंस है। बोला जूनियर आर्टिस्ट सारे चुपचाप ये सीन को देख रहे हैं, इट मीन्स कि ये पिक्चर का ये हाईलाइट सीन होगा, देखना। और नाना को दुरुस्त शरीफ उसमें बोलता है, तो नाना को मैंने बोला देख दुरुस्त शरीफ पूरा, बोलता है मैं याद कर लूंगा, मैं डोंट वरी, तू टेंशन मत ले, बोले। और उसने याद किया, और वो शॉट मालूम है नाना ने 2 टेक में, 1 टेक अच्छा। एक किया, और दूसरा भी हाँ बेटरमेंट के लिए दूसरा दिया, 1 टेक ओके था। वो गजब। पूरा दुरुस्त शरीफ बोलता है पूरा, और फिर उसको बोलता है कि मेरे सर पे, तेरे सर पे गणपति रख के काय को जाता था, क्यों चिल्लाता था गणपति बापा मोर। तो ये सारा सीन मतलब हाईलाइट, और आज मतलब वो सीन मतलब एवरीवेयर, कहीं भी जाओ तो नाना की मोनो एक्टिंग में, उसमें, इसमें हर जगह ये सीन और क्लाइमैक्स क्रांतिवीर का, ये हर जगह वो होता है। सर एक और बात उसके कहूं, बाद एक सर हाँ एक बात कहूं सर, सर इतने इतने सरल क्यों हो जरा, मैंने सर आपकी कलाकारी पूछी, पूरे सीन में आपने नाना की कलाकारी बता दी, सर मैं तो सर एक कलाकारी पूछ रहा हूँ कि सर आपकी सर कितना सहज है मेरा भाई मैं तो अपने भाई से उसकी कलाकारी पूछ रहा हूँ, हमेशा दूसरे को देना बताना, सर यही तो सर आपकी है सर, जिसके लिए ये पूरी दुनिया आपको हमेशा जानेगी और पहचानेगी, और
सम्मान देगी सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो लिखा है आपने सर, वो शायरी, मतलब मैं जानना चाहता वो सर कैसे? वो मतलब जब हम लोग स्क्रिप्ट लिख रहे थे तभी दिमाग में ये सीन था, और ये सीन को मैं बोला ये देखिए, ये जो हिंदू मुस्लिम की बातें हैं वो वर्षों से हमारे यहाँ चल रही है और वर्षों तक चलती रहेगी, ये खत्म होगी नहीं। इसको प्रेजेंट ऐसे करे कि कन्विंसिंग वे में लोग इसको एक्सेप्ट करें। और देखिए उस सीन में ऐसा आया कि लोगों ने एक्सेप्ट किया। वो मुस्लिम कैरेक्टर एक बताया था, वो भी अपने बच्चों को पूछता है, वो नाना बोलता है कि तू बच्चे को जिसको मालूम नहीं है उसके माँ बाप के नाम बोलता है, वो उसको तू पूछ रहा है कि तेरे माँ बाप को किसने मारा। तो यहीं से मतलब मेरे दिमाग में ऐसा होता था कि इसको मतलब लोग इश्यू बना डालते हैं, कभी गलत गाइड करते हैं, तो इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि लोगों के दिमाग में बात बैठ जाए। तो ये खून की बात आई कि भाई खून तो हर एक का एक ही बनाया ऊपर वाले ने, हमने ही सबके अलग अलग किए। तो ये सीन मतलब हाईलाइट फिल्म का हो गया इसी तरह। और और वो सर वो एवर फांसी वाला, कौन सा फांसी फांसी वाला वाला सीन भी देखिए, वो भी मतलब क्लाइमेक्स, वो क्लाइमेक्स में सर, मालूम जब है भी वो सर क्या। इतिहास लिखा जाएगा सर सिनेमा का, ये सर दोनों सीन तो, मैं ये नहीं हाँ, कि मेरा भाई सामने है, ये नहीं है सर, कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा सर, चाहे वो मुगले आजम हो, चाहे वो मदर इंडिया हो, तो सर कहीं ना कहीं इन सीन्स को सर ये सीन के बारे में जगह मैं दी एक जाएगी। बात बताऊं आपको। तो सर वो सीन के बारे में थोड़ा बताएंगे? एक ये सीन का मतलब हाईलाइट क्या रिएक्शन होते थे लोगों, ये बताता हूँ। ये ताशकंद फिल्म फेस्टिवल में फिल्म थी, जी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। मैं और वाइफ दोनों गए थे ताशकंद, और हम लोग ट्रायल देख के बाहर निकले। इंटरवल के बाद मतलब एंड हो गई पिक्चर, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट थे, अच्छा। वो मेरे पास आए, बोलते सर पिक्चर तो आपने कमाल बनाई है, लेकिन हमारी देश की धज्जियां उड़ा दी आपने। मैंने क्या किया तुम्हारे देश के लिए? तो बोलते वो आपका डायलॉग है, वो पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क अपने देश में सुई नहीं बना सकता और हमारे देश को तोड़ने के सपने दे, पूरा डायलॉग बोला वो लड़के ने। अच्छा। तो मैं बोला उसमें मैंने कुछ गलत बोला है? मैं बोला गलत है तो बताओ। कोई चीज गलत नहीं है, बोला सही बात तो है ना। बोले सर बात तो सही है एंड में वो, मैंने तुमको फिल्म कैसी लगी? और फिर उसने भी यही बोला सब लड़कों ने, सर वो सीन तो कमाल है, बोलते हैं ये हिंदू का खून या मुसलमान का खून। तो मतलब वहां पर भी ये इफेक्ट हुई थी, और पिक्चर में बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट पिक्चर दोनों अवार्ड मिले थे। सर मैं तो ये ताशकंद फिल्म कहूंगा ना सर, होता क्या देखिए, कांच की तरह साफ कोई चीज है ना सर, तो चाहे वो पूरे हिंदुस्तान या पूरे दुनिया में कहीं पर भी जाए, अगर साफ है तो साफ है। वो सच है कि जैसे आपने और हिंदू मुस्लिम का बोला, एक बड़ी बात थी, तो वो उनको भी लगा कि देखो ये सच बोला है, और तो ये भी सच है। दोनों ही सच है ना, एक ही तो शीशा है जिसके चारों हाँ तरफ देखा जा रहा है, आर पार देखा जा रहा है, वही तो शीशा है, बस। वही दिल है जो लिखा गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मैं कहूंगा कि जिस तरह से आपने अपना मुकाम एक छोटे से मतलब जामनगर से शुरू किया था, और वो जामनगर से अपनी वो ट्रॉली जो चलती 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 चलती, जो कि खाने की टेबल से शुरू करूं, तो आज जो है एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे आ गई है वो ट्रॉली। और आज एक मैं सचमुच, मैं जो मेरे हजारों श्रोता हैं, दर्शक हैं, जो आज मिशन तिरंगा के लिए, मैं उनसे कहूंगा कि सच वो दिल से ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा, अल्लाह से प्रार्थना कीजिएगा, यीशु से प्रार्थना कीजिएगा, वाहेगुरु से प्रार्थना। सर मेरे प्रोफाइल में सर सभी धर्म के लोग हैं, और आपको आज बता दूं सर कि मुझे सर प्यार करने वाला हर धर्म का इंसान सर मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए कि मैं सर हमेशा एकता की बात करता हूँ सर। कैफियत का मिशन भी यही है जी। कि मैं सबको एक जोड़ के रहूं सर। मैं कभी भी ऐसा कोई भी यहाँ पर यस वो कलाकार या सोच नहीं लाता जिससे कहीं ना कहीं कोई भी गलत संदेश जाए। और सच कह रहा हूँ सर, आज जो है ये कैफियत के द्वारा, मैं एक बात और कहूंगा कि गुजरात से निकला हुआ, मुंबई में छाया हुआ ये मेरा भाई मेहर कुमार जी जो हमारे बीच है, वो मैं उनके जो सोच है, दो लाइनें बोलकर, जिसने अपनी इतनी मेहनत से, जहां की मुंबई में जिसको ये नहीं मालूम था कि आज ये रोड कहाँ जाती है, ये बीटी कहाँ पर है, कुछ नहीं मालूम था, आज उसने पूरे हिंदुस्तान में वो अपने दिलों में राज कर रहा है। उस शख्सियत को आज दिल से नमन करता हूँ, ये कहते हुए कि प्यासे रहो न दस्त में, प्यासे रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, दस्त मतलब जंगल, प्यासे रहो न दस्त में बारिश के यस मुंतजिर, मारो जमी पे पाँव के पानी निकल पड़े, मारो जमी पे पाँव के पानी निकल पड़े। कभी भी ईमानदारी से की हुई मेहनत, वो मेहनत कहलाती है मेहुल कुमार। अगर वो सच्चाई से की जाए वो मेहनत कहलाती है मेहुल कुमार। वो मेहनत जो हमेशा पारदर्शी हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, जो सच्चाई से की हुई हो, जिसमें एकता हो, जिसमें एक संदेश हो, पूरे हिंदुस्तान जिसमें बसता हो, उसका नाम है मेहुल कुमार। आज मैं सर आपको नमन करता हूँ सर। मैं चाहता हूँ कुछ कहना चाहेंगे सर कैफियत के लिए, कुछ कहना चाहेंगे सर इस समाज के लिए, कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए बहुत ही अच्छा मतलब जो भी बातें हमारी हुई
बहुत ही अच्छी हुई, लोगों तक भी पहुंचेगी, वो भी बहुत ही अच्छी होगी, लोग सोच के समझेंगे। और मैं यही कहूँगा कि आप जो भी यंग जनरेशन है, जो भी है, कोई भी काम, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी काम हो, तो जब भी आपको ये करना है तो एक आप ठान लो कि मेरे को ये करना है और मैं कैसे भी करके ये करके रहूंगा। अगर थोड़ी टैलेंट है और कॉन्फिडेंस है तो ऊपर वाला डेफिनेट उसको साथ देगा, चाहे वो मतलब ग्राउंड से आया हो, चाहे कहीं से भी आया हो, लेकिन अगर ये सारी चीजें उसमें है तो हर इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। और आज मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा दिन है 15 अगस्त, और तिरंगा की आन बान शान के लिए हम सब दुआएं करते हैं, शुभेच्छाएं देते हैं कि इसी तरह हमारे देश का ये झंडा मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हमारा तिरंगा हमेशा लहराता रहे, लहराता रहे, लहराता रहे। सर ये जो मिशन तिरंगा है, थैंक यू, मिशन तिरंगा के लिए सर 2 लाइनें मैं बोल देता जी हूँ। मुझे ना तो स्टोरी जाननी है, जी क्योंकि वो स्टोरी तभी जब पर्दे पर आएगी तो सुपर हिट, खुद ब खुद तालियां बजने वाली है, पूरा हॉल का हॉल, पूरा हिंदुस्तान तालियां बजाएगा। लेकिन सर अपने भाव दे दूं सर उस मिशन तिरंगा पर कि 2 बूंद के आंसू से 7 समंदर हारे हैं, 2 बूंदों के आंसू से 7 समंदर हारे हैं, 2 हाथों की गीली मेहंदी से उसने मंगल सूत्र उतारे हैं। मैं बात कर रहा हूं सैनिकों के लिए जो हमारे देश पर कुर्बान हो जाते हैं, जो हमेशा ये नहीं सोचते कि हमारा हमारा हम कहां तक जाके कहां तक रुकेंगे, वो सिर्फ उन्हें अपना वतन दिखाई देता है, उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान दिखाई देता है। तो यही सोच हमारे मेहुल कुमार जी की है जो उन्होंने पूरे दुनिया में दी है, पूरे हिंदुस्तान को दी है। आपको मैं नमन करता हूं, और कोई भी गलती अगर मुझसे कहीं हुई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई स्वरूप हैं। मैं आपको चरण छू के स्पर्श करके मैं आपसे माफी चाहूंगा, कोई शब्द अगर कहीं भी मुझसे गलती से हुआ हो, कैफियत की महफिल से हुआ हो। अब पूरे श्रोताओं से, पूरे दर्शकों के जो हजारों लोग आपको देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मिशन तिरंगे के लिए शुरुआत करता हूं, एक नया मैं मुहिम आज शुरू कर रहा हूं कैफियत में कि जिस दिन तिरंगा, मिशन तिरंगा, मैं सभी श्रोताओं से कह रहा हूं, जिस दिन मिशन तिरंगा लॉन्च होगा तो कैफियत में मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट करूंगा, अपने प्यार के लिए, अपने बड़े भाई के लिए, कि मुझे उसका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। यही कहते हुए सर आपसे सर मैं विदा चाहूंगा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सर ये केक जो आज आपके मिशन तिरंगा पे जो हम लोगों ने आज सेलिब्रेट किया है, ये हमेशा यादों में रहेगा, और हमेशा आपके जहन में रहेगा कि हमने आज कोविड के बाद भी मिशन तिरंगा को एक मुकाम दिया है। सर आपको बता दूं, ये छोटा सा केक जो इसमें मिशन तिरंगा लिखा है, मतलब अगर आप यस यस, मतलब आज देखिए जो मतलब हम लोग पहले सोचा था कि 15 अगस्त को ही मुहूर्त करेंगे, तो 15 अगस्त को केक तो कटा ये सर बस सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह सर खुश रहिएगा और मुझे आशीर्वाद देते रहिएगा। पूरी दुनिया आपको बहुत देख रही है। आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। थैंक यू।